कहाँ तक हुआ था? सेंट्रल बैंक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, व्यापारिक बैंकों का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम पढ़े। व्यापारिक बैंक जनता के साथ प्रत्यक्ष तौर पर अपना कारोबार करती है। व्यापारिक बैंक की मुख्य खासियत ये है कि वे जमा पर कम ब्याज देती है और ऋण पर ज़्यादा ब्याज लेती है। और व्यापारिक बैंक की एक और खासियत है कि वे दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करती है 20 साल से ज़्यादा के लिए। अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा, लेकिन प्राथमिक कार्य केवल 2 थे, धन जमा लेना और धन या ऋण उधार देना। उसके अलावे व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट के तौर पर काम करता है, अर्थात उनके लिए एक जगह से दूसरे जगह पैसों को भेजता है, उनके लिए शेयरों की खरीद बिक्री करता है, उनके संपत्ति का ट्रस्टी बनता है, वगैरह वगैरह। तो प्राथमिक कार्य यानी कि जमा लेना, धन जमा लेना और ऋण उधार देने के अलावे जो कार्य थे उसको द्वितीयक या गौण कार्य हम बोले थे। कई कार्य बैंक के ऐसे हैं जो इंटरनेट के माध्यम से या एक इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से संपन्न होते हैं और उन कार्य को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस में आप देखें आरटीजीएस था, नेफ्ट था, टेली बैंकिंग था, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन था, ईएफटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर था और एटीएम था। इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में निश्चित तौर पर व्यापारिक बैंक का ही योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम आ गए हैं सेंट्रल बैंक पर। भारत में एक व्यापारिक बैंक का ही नाम सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक। ध्यान रखिएगा, भारत में एक सार्वजनिक व्यापारिक बैंक का नाम ही सेंट्रल बैंक है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय बैंक। और सबसे पहला तो सवाल यही है कि केंद्रीय बैंक किसे कहेंगे, केंद्रीय बैंक किसे कहेंगे या किस तरह इसे परिभाषित करेंगे हम। व्यापारिक बैंक को परिभाषित करने के लिए हमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ रहा था, सीधा हम प्रश्न बोल दिए थे कि जो बैंक जनता के साथ प्रत्यक्ष कारोबार करती है उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, वो जो कई प्रकार के हो सकते, देसी विदेशी सरकारी निजी, जो भी आप कह लीजिए, देख चुके हम लोग। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक को आप कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देश के सर्वोच्च बैंक को, देश के सर्वोच्च बैंक को क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। यानी देश में जिस बैंक की स्थिति सर्वोत्तम होती है, बाकी सारे बैंकों से वे ऊपर होते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? केंद्रीय बैंक। उदाहरण के लिए भारत का सर्वोच्च बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बाकी सारे बैंक उसके अधीन है। भारत में जितने भी बैंक हैं उनमें सबसे सर्वोच्च स्तर पर, सर्वोच्च लेयर पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बाकी सारे बैंक उसके अधीन काम कर रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सर्वोच्च स्थिति में है तो निश्चित तौर पर वही हमारे देश का क्या है? केंद्रीय बैंक। एक केंद्रीय बैंक
एक केंद्रीय बैंक देश के सर्वोच्च बैंक होते हैं। देश के तमाम बैंक उस सर्वोच्च बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं। दूसरा परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि केंद्रीय बैंक जो होता है सरकार का बैंकिंग काम करने वाला, सरकार का बैंकिंग कार्य संपन्न करने वाला, सरकार का बैंकिंग कार्य संपन्न करने वाला बैंक ही क्या होता है? केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हम अपना बैंकिंग कार्य व्यापारिक बैंक में करते हैं, ठीक उसी तरह सरकार को भी बैंकिंग कार्य की जरूरत पड़ती है। सरकार का बैंकिंग कार्य संपन्न करने वाले जो बैंक होते हैं वे कौन होते हैं? केंद्रीय बैंक। अगर भारत सरकार को खाता खुलाना है, अगर बिहार सरकार को खाता खुलाना है तो एसबीआई में नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आरबीआई में। आरबीआई ठीक आरबीआई और सरकार के बीच का संबंध ठीक वैसा ही है जैसा जनता और उनके अपने बैंक व्यापारिक बैंक के बीच होता है। यानी कि अगर आपका मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में अकाउंट है या एक जनता जिसका एसबीआई में अकाउंट है, तो जनता और एसबीआई के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन भारत सरकार और आरबीआई के बीच है। एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सरकार के बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है। एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सरकार के बैंकिंग कार्यों को क्या करता है? संपन्न करता है। भारत सरकार, बिहार सरकार, ठीक है, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार के बैंकिंग कार्य को कौन संपन्न करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपन्न करता है। कौन संपन्न करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपन्न करता है। तो केंद्रीय बैंक क्या है? तो देश का सर्वोच्च बैंक ही केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या है? तो वही है जो सरकार के बैंकिंग कार्य को क्या करता है? सर्वोच्च। तीसरा स्तर आप ये पर कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक वो बैंक है जो व्यापारिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक, जो व्यापारिक बैंक के कार्यों पर, व्यापारिक बैंक के कार्यों पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, ये सब कैसे बैंक है? व्यापारिक बैंक है, क्योंकि ये सब जनता के साथ ही प्रत्यक्ष काम कर रहे। इन सब बैंकों के कार्यों पर कंट्रोल किसका है? आरबीआई। व्यापारिक बैंक को अगर आरबीआई निर्देश दे कि इसको ऋण नहीं देना तो नहीं दे सकता है वो। तो केंद्रीय बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक बैंकों पर कंट्रोल बनाकर रखते हैं, उनके कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के निर्देश के अधीन काम करते हैं। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के निर्देश के अधीन काम करते हैं। और व्यापारिक बैंक को आप इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि व्यापारिक बैंक वो है दोस्तों जो अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई मनी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा के आपूर्ति का क्या करते हैं दोस्तों? मुद्रा की आपूर्ति का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। मुद्रा के आपूर्ति का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो केंद्रीय बैंक किसे कहेंगे? तो इससे आप इतने तरह से कह सकते हैं, एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश का सर्वोच्च बैंक है, उसके ऊपर कोई बैंक नहीं।
एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सरकार के और सभी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, एक देश का केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकिंग कार्यों को करने वाला बैंक है। एक देश का केंद्रीय बैंक, एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करने वाला बैंक है। एक देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के आपूर्ति को नियंत्रण करने वाला बैंक है। वह बैंक जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, वही बैंक कौन बैंक है? केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त कोई भी अन्य बैंक मुद्रा के आपूर्ति को नियंत्रण नहीं कर सकता है। एक बैंक जो व्यापारिक बैंकों पर कंट्रोल बनाकर रखता है, वही बैंक कौन बैंक है? एक बैंक जो सरकार के बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है, वही कौन बैंक है? एक बैंक जिसकी स्थिति सर्वोत्तम है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वही बैंक कौन बैंक है? क्लियर हो गया? समझ गए? अब आपसे पूछ देगा कि बताइए केंद्रीय बैंक, तो क्या करिएगा? भाग जाइएगा कि बताइएगा? बढ़िया से बता दीजिएगा ना, ठीक? तो कोई दिक्कत है नहीं। ये केंद्रीय बैंक का परिभाषा। और भारत में जिस बैंक की सर्वोच्च स्थिति है वे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में भारत सरकार तमाम राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों का बैंकिंग कार्य जो करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत के व्यापारिक बैंकों को जो कंट्रोल करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के आपूर्ति को जो नियंत्रित करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अर्थात भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन केंद्रीय बैंक खुलने का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। केंद्रीय बैंक खुलने का इतिहास काफी पुराना है। आखिर कितना पुराना है दोस्तों? तो 1668 ईस्वी, 1668 ईस्वी समझ जाइए। तब भारत में मुगलों का शासन चल रहा था क्या? ठीक है। तो केंद्रीय बैंक का इतिहास भारत के मुगल दौर से ही प्रारंभ हुआ है दोस्तों, 1668 ईस्वी में। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक 1668 ईस्वी में खुला दोस्तों कि यहां पर स्वीडन में। कहां पर खुला? स्वीडन में खुला। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कहां पर खुला दोस्तों? स्वीडन में खुला। लेकिन यह बैंक पूरी तरह से क्या हो चुका था? असफल हो चुका था, यानी सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। अर्थात केंद्रीय बैंक जिस उद्देश्य से खोला गया वह उद्देश्य को यह पूरा करने में सफल नहीं रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि विश्व का पहला केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में खुला था। स्वीडन। उसके बाद दूसरा केंद्रीय बैंक कहां खुला? 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। और यह सफल बैंक है, आज भी यह सफल है, आज भी इसका अस्तित्व है। अर्थात आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे जो पुराना केंद्रीय बैंक है वह बैंक ऑफ इंग्लैंड है। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड से पहले स्वीडन में केंद्रीय बैंक खुला, लेकिन वे असफल रहा, सफल नहीं रहा। अगला जो केंद्रीय बैंक खुला दोस्तों सन 1800 में, ठीक है, सन 1800 में जो केंद्रीय बैंक खुला वह बैंक डी फ्रांस था। बैंक डी
फ्रांस, ये फ्रांस का केंद्रीय बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद जो दूसरा केंद्रीय बैंक खुला वे सन 1800 में खुला, वे था बैंक डी फ्रांस। ठीक है। अगला बैंक जो है दोस्तों 1893 में खुला, और 1893 में जो केंद्रीय बैंक खुला वो था फेडरल बैंक ऑफ इटली। फेडरल बैंक ऑफ इटली, फेडरल बैंक ऑफ इटली। लेकिन वर्तमान समय में विश्व का सबसे ताकतवर केंद्रीय बैंक जो है वे अमेरिका का है, और अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम जो सन 1931 में खुला था। वर्तमान समय में अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम फेडरल रिजर्व बैंक भी है, हालांकि सही नाम तो फेडरल रिजर्व सिस्टम है। सही नाम क्या है दोस्तों? फेडरल रिजर्व सिस्टम है। फेडरल रिजर्व। क्या हो रहा है माइक में? क्या गड़बड़ी क्या है? जाइए टुन को बोलिए तो लाएगा, अभी खाली होगा वो। जाइए उसको बोल दीजिए क्या लाएगा, जाइए ना, बोल दीजिए ना। ठीक है। तो दोस्तों 1668 में विश्व का पहला केंद्रीय बैंक खुला, और अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। जो कब खुला? तो ये आपके सामने कुछ चर्चित, अरे यार फोन के किधर, क्या गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ी है? काहे गड़बड़ता है? क्या गड़बड़ी है इसमें? अरे कुछ गड़बड़ी है, खर खर करते रहता है। जगह भी हो रहा है ना गड़बड़ सरबार। क्या फिर भी सुबह जो पढ़ा रहे थे वहां क्या ऐसी स्थिति था दोस्तों? क्लीन आवाज नहीं ठीक रहता ना, गड़बड़ मूड हो जाता दोस्तों। क्या क्लियर हो गया? तो देख लिए ना, इतिहास देख लिया ना। 1668, 1694, 1800, 1893, 1931। आइए, तो विश्व के प्रमुख रिजर्व बैंक, सॉरी केंद्रीय बैंक जो है आपके सामने में है। विश्व के प्रमुख केंद्रीय बैंक जो है आपके सामने में है। ठीक है। फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम सबसे ताकतवर है, सबसे ताकतवर। अगला, अब आ जाइए भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहासों को जानने के लिए। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहासों को समझने के लिए अब आ जाइए भारत में सबसे पहले 1914 में एक कमीशन बैठा, वो था दोस्तों चैम्बरलिन कमीशन। कौन कमीशन? भारत में सबसे पहले 1914 ईस्वी में एक कमीशन की स्थापना हुई, और इस कमीशन का नाम था चैम्बरलिन कमीशन। निश्चित तौर पर 1914 का समय है। ठीक है, 1914 का समय है, ये चैम्बरलिन कमीशन है दोस्तों। क्या है? और ये सबसे पहले चैम्बरलिन कमीशन ही वह कमीशन था, वह कमिटी थी
जिन्होंने भारत के लिए केंद्रीय बैंक के आवश्यकताओं को समझा। और इस समय भारत में 3 बैंक काम कर रहे थे। इस समय भारत में 3 बैंक काम कर रहे थे। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं है, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे। एक और बैंक था, क्या? अरे हल्ला मत बोलिए, कौन था? हाँ सॉरी, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक उस समय काम कर रहे थे। भारत में चैम्बरलिन कमीशन की जिस समय स्थापना हुई, उस समय भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ बैंक भारत में काम कर रहे थे। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। चैम्बरलिन कमीशन का सुझाव था दोस्तों, चैम्बरलिन कमीशन का सुझाव था कि इन तीनों बैंक को मिला करके, इन तीनों बैंक को मिला करके क्या बना दिया जाए? केंद्रीय बैंक। ये किस कमीशन का सुझाव था? जो कब स्थापित हुआ? और चैम्बरलिन कमीशन ने इन केंद्रीय बैंक का नाम इंपीरियल, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखने के लिए बोला, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सलाह चैम्बरलिन कमीशन से आया कि भारत में जो 3 प्रमुख बैंक काम कर रहे हैं, इसको मिला करके इसे क्या बना दिया जाए? केंद्रीय बैंक बना दिया जाए। और केंद्रीय बैंक का नाम क्या रख दिया जाए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाए। और ऐसा हुआ भी। आगे चलकर इन तीनों बैंक को 1921 में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। इन तीनों बैंक को 1921 में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। और क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन केंद्रीय बैंक के ये सारे दायित्वों को नहीं संभाल पाया, या एक धीरे धीरे व्यापारिक बैंक की तरह ही कार्य करने लगे। यानी कि जिस उद्देश्य से चैम्बरलिन कमीशन ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, वह बैंक जो है दोस्तों, वह उद्देश्य से यह काम नहीं कर पाया, वह उद्देश्य से यह काम नहीं कर पाया। क्लियर हो गया? लेकिन यह कुछ समय तक, यानी कि केंद्रीय बैंक का जो कुछ दायित्व होता है, अन्य व्यापारिक बैंक को कंट्रोल करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करना, ऐसे कुछ कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करना प्रारंभ किया। लेकिन ये सारे दायित्वों को निभा नहीं पाया और धीरे धीरे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक बन गया। वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, वह कौन बैंक है? यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, जो आज आपके सामने में है। तो चैम्बरलिन कमीशन का महत्व सिर्फ इसलिए है, चैम्बरलिन कमीशन का महत्व सिर्फ इसलिए है कि यह केंद्रीय बैंकों, चैम्बरलिन कमीशन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह ऐसा बैंक है दोस्तों, यह ऐसा बैंक है, सॉरी, यह ऐसा कमीशन है जो पहली बार केंद्रीय बैंक की आवश्यकता को क्या किया? महसूस किया। उसके बाद दोस्तों 1926 में, ठीक है,
1926 में 1926 में हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुई। 1926 में क्या हुआ? हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुई। 1926 में किसकी स्थापना हुई? हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुई। और हिल्टन यंग आयोग ने नए सिरे से केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। इनका कहना था कि किसी भी बैंक को मिलाकर या किसी और बैंक को केंद्रीय बैंक बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि केंद्रीय बैंक भारत की जो आवश्यकता है उसे नए सिरे से बनाया जाए। और इस आयोग ने ही हिल्टन यंग आयोग जो गठित कब हुआ था? हिल्टन यंग आयोग ने ही दोस्तों, हिल्टन यंग आयोग ने ही यह सुझाव दिया था कि भारत का केंद्रीय बैंक अलग हो और जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा जाए, जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा जाए। तो भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की जरूरत है, यह सबसे पहले चैम्बरलिन कमीशन प्रकाश में लाया। लेकिन चैम्बरलिन कमीशन था कि मिलाकर इसको केंद्रीय बैंक बना दीजिए, लेकिन हिल्टन यंग आयोग ने बिल्कुल उलट फैसला ले कि किसी को मिलाकर, किसी को दर्जा देकर नहीं बनाइए, बल्कि एक नए सिरे से बनाइए, बल्कि एक नए सिरे से बनाइए। और नए सिरे से बनाकर उसका नाम क्या रख दीजिए? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम देने वाला आयोग कौन है? हिल्टन यंग आयोग। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम का सुझाव किसने दिया? हिल्टन यंग आयोग पर। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज सरकार जो भारत को शासित कर रही थी, वे इनके प्रावधानों को लागू नहीं कर पाया। यानी हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश लागू ही नहीं हो पाया। लेकिन इसका महत्व यह है दोस्तों, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम का सुझाव दिया, जो आज भी हमारे केंद्रीय बैंक का नाम है। आगे चलकर 1931 में दोस्तों, आगे चलकर 1931 में एक और कमेटी गठित हुई, इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी। 1931 में ब्रिटिश भारत में एक और कमेटी गठित हुई, और 1931 में जो कमेटी गठित हुई उसका नाम क्या था? इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी। इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, यह 1931 में बना। और आगे चलकर इसी के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, इसी के सुझाव पर पारित हुआ रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक अधिनियम या रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 क्या हुआ? पारित हो गया। ठीक है, 1931 में जो इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी बनी, 1931 में जो इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी बनी, इसी इंक्वायरी कमेटी के आधार पर ब्रिटिश भारत सरकार ने रिजर्व बैंक एक्ट पारित किया। कब? और इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई। लेकिन किस रूप में? निजी तौर पर, यानी इस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार था जब यह स्थापित हुआ। और जब यह स्थापित हुआ तो इसकी कुल चुकता पूंजी 5 करोड़ थी, और वे 5 करोड़ राशि निजी व्यक्ति लगाए थे, ब्रिटिश भारत सरकार नहीं लगाए थे। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो स्थापित हो गया क्या? आरबीआई। कब?
तो देख लिए ना आरबीआई के स्थापना के पीछे का पूरा हिस्ट्री जाने ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1914 में चैम्बरलिन कमीशन बना, जिन्होंने ये आवश्यक समझा कि भारत के लिए जरूरी है। लेकिन चैम्बरलिन कमीशन का सुझाव था कि 3 बैंक जो उस समय प्रमुख था, इसको मिलाकर क्या बनाया जाए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो किस तरह काम करे। लेकिन चैम्बरलिन कमीशन के सुझाव से ऐसा किया तो गया, लेकिन इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक के तरह कुछ ही कार्यों को संपन्न कर पाया और धीरे धीरे इसकी स्थिति एक व्यापारिक बैंक के तरह हो गई। आगे चलकर 1926 में हिल्टन यंग आयोग स्थापना हुआ, और हिल्टन यंग आयोग का महत्व इन कारणों से है कि उन्होंने केंद्रीय बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम का सुझाव दिया। दोस्तों, इनका सुझाव था कि एक नए तरह से केंद्रीय बैंक को स्थापित किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, अर्थात हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश को सरकार ने लागू नहीं किया। आगे चलकर 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी गठित हुई, और इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी के आधार पर ही आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या किया गया। उसके बाद भारत जब 1947 में आजादी हुआ, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो दोस्तों ये 1948 ईस्वी तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक बना हुआ था, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो सेंट्रल बैंक का तुरंत विभाजन संभव नहीं हो पाया था कि तुरंत सेंट्रल बैंक का इस विभाजन कर दिया जाए। तो जुलाई 1948 तक, ठीक है, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना के रिक्वेस्ट पर रिजर्व बैंक इंडिया जुलाई 1948 तक पाकिस्तान के लिए भी काम करते रहा। लेकिन जुलाई 1948 में रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए काम करना छोड़ दिया, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रयास से 1 जनवरी 1949 को पूरी तरह इसे क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण करके सरकार पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्थात सरकार के पूर्ण नियंत्रण में रिजर्व बैंक इंडिया कब आया, 1 जनवरी 1900। स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कोई दिक्कत, तो आरबीआई स्थापित हो गया और उसका राष्ट्रीयकरण हो गया है, कोई दिक्कत। और यही आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक। कहिए यहां तक कोई दिक्कत। कहिए कोई दिक्कत दोस्तों, समझ गए ना। आइए अब आइए कि आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उनका कार्य, उनका प्रशासन कैसे चलता है। सबसे पहले आरबीआई का मुख्यालय, ठीक है, अगर देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है, मुंबई में। और उसके बाद 4 इसका स्थानीय बोर्ड है, 4 इसके स्थानीय बोर्ड कहां पर है, चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, और कहां पर है, दिल्ली में है। और उसके बाद इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और क्षेत्रीय कार्यालय के वर्तमान में कुल संख्या 26 है। क्षेत्रीय कार्यालय सभी राज्य के राजधानी में स्थित है, ठीक है। जितने भी राज्य है ना, उनके राजधानी में या राजधानी में नहीं तो उसके अतिरिक्त किसी प्रमुख शहर में आरबीआई का एक कार्यालय, जितना पटना में ही है ना,
गांधी मैदान के पास। तो हर राज्य के राजधानी, हर राज्य के राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश या राज्य छोटा है मान लीजिए, तो 2 राज्य के लिए एक आरबीआई का कार्यालय होते हैं। तो आरबीआई का मेन मुख्यालय कहां है? सब मुख्यालय कितने हैं? इसको आप स्थानीय बोर्ड कहा जाता है, इसको आप सब मुख्यालय भी कह सकते हैं, ठीक है, सब हेडक्वार्टर कह सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। और क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितना है? 26 है। क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? और ये क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक राज्य के राजधानी या राज्य के प्रमुख शहर में स्थित है। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं? अब आते हैं कि आरबीआई का प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रशासन कैसे चलता है, यानी कि आरबीआई के सारे कार्यों को संभालने का जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे चलता है या उसके चलाने की क्या व्यवस्था है। तो आरबीआई की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को एक निदेशक मंडल कंट्रोल करते हैं। वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है, उस आरबीआई के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को एक निदेशक मंडल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस निदेशक मंडल जो आरबीआई के समस्त कार्यों को कंट्रोल करता है, एक निदेशक मंडल जो आरबीआई के समस्त कार्यों को कंट्रोल करता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। उसमें कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। अब 20 सदस्य में कौन कौन होते हैं? यानी कि आरबीआई के टोटल प्रशासनिक व्यवस्था 20 सदस्यीय मंडल के द्वारा, 20 सदस्यीय एक निदेशक मंडल के द्वारा चलता है। अब 20 सदस्य में कौन होता है? एक आरबीआई के गवर्नर होता है, ठीक है, एक गवर्नर होता है। उसके बाद कौन होता है? उप गवर्नर, जिसकी संख्या 4। उसके बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी, वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? उसके बाद आरबीआई के स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी है? 4। स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी है? 4। स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी है? 4। तो स्थानीय बोर्ड, हर एक स्थानीय बोर्ड का एक सदस्य और कुल मिलाकर 4 सदस्य होते हैं। तो 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10, और 10 सदस्य जो होते हैं वे भारत के आर्थिक मामलों का जानकार होते हैं, जिनके देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा पकड़ रहता है, यानी कि वे सब अर्थशास्त्री होते हैं खास करके। तो आरबीआई के समस्त प्रशासनिक ढांचा को एक निदेशक मंडल नियंत्रित करते हैं, और उस निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? गवर्नर, एक उप गवर्नर, वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी, एक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला, 4, क्योंकि स्थानीय बोर्ड कितने हैं? 4 है, और आर्थिक मामलों के जानकार 10 है। आर्थिक मामलों का जानकार को आरबीआई सरकार अपने साथ मिलकर तय करती है। क्लियर हो गया? तो यही 20 आदमी मिलकर पूरे आरबीआई को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
कब क्या करना है, यही ग्रुप ऑफ जो देख रहे हैं 20 आदमी का ग्रुप यही करता है। यानी कि भारत का सबसे पावरफुल ग्रुप है यह, ठीक है, सबसे पावरफुल ग्रुप। लेकिन ये सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। कितनों भी पावरफुल हो, प्रधानमंत्री से ज्यादा नहीं हो सकेगा। एक लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा जो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। किसी भी लोकतांत्रिक देशों में सर्वोच्च शक्ति उसी में निहित की गई है जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। वो व्यक्ति जो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति में आप जानते हैं कि उसमें सर्वोच्च शक्ति को निहित नहीं किया जाता है। दोस्तों, आरबीआई स्थापित हो गया, कंट्रोल हो गया। अब क्या होगा, अब आइए दोस्तों, आरबीआई और व्यापारिक बैंक के बीच क्या अंतर है, इसको समझने में कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। कहीं यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब आते हैं कि केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक अब वर्सेस व्यापारिक बैंक, इनमें क्या अंतर है। निश्चित तौर पर इसके क्या अंतर है, इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और बहुत आदमी तो इसके अंतर को आप समझ भी चुके होंगे कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के बीच क्या अंतर है। पहला तो अंतर है जनता के साथ व्यवहार को लेकर है, जनता के साथ व्यवहार को लेकर है। अर्थात केंद्रीय बैंक जनता के साथ प्रत्यक्ष कारोबार नहीं करती है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता के साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई करती है। तो पहला अंतर जनता के साथ व्यवहारों को लेकर होता है। अर्थशास्त्र में व्यवहार का मतलब मानव व्यवहार से नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। लेन देन की प्रक्रिया के लिए प्रायः किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, व्यवहार। तो अर्थशास्त्र में जहां भी व्यवहार का समझ लीजिएगा लेन देन हो रहा है, ठीक है। अब किसका लेन देन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मुद्रा का लेन देन हो रहा है। और मुद्रा का अर्थ व्यापक है, करेंसी ही सिर्फ मुद्रा नहीं है दोस्तों। इस पृथ्वी पर जो भी दुर्लभ है, जो भी सीमित है, वह मुद्रा है। यानी आपका कपड़ा भी मुद्रा है। ये अलग बात है कि वो कोई लेगा नहीं, लेकिन मुद्रा तो है ही, क्योंकि वो भी सीमित है। तो पहला अंतर व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में किसको लेकर है, ये क्लियर आप समझ चुके हैं। क्या हुआ, सिग्नल दे रहे हैं पीछे में, हल्ला काय कर रहे हैं। आराम से बैठिए दोस्तों। जिसको अपना समझ रहे हैं बेरोजगार रह जाएगा, कोई काम नहीं देगा। क्या देगा, कोई की दुकानों खोलिएगा ना तो सामान लेने आएगा, कहेगा कि अपना आदमी है, कुछ कर देगा, नहीं जाएंगे इसके दुकान। इसीलिए दोस्तों, जब तक पढ़ा रहे हैं पूरा स्वार्थी बनकर रहिए, कोई अपना नहीं है, और नहीं तो दोस्त के चक्कर में रहिएगा, ठीक है। हाँ, युवा अवस्था में इंसान को इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, केवल इंसान को किताब से दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इंसानों का संगत बहुत खराब है इस एज में। ये बात तो आप जानते होंगे कि मनुष्य एक समाज प्राणी है। अरस्तु बोल ही दिया है, इंसान इंसान के बिना रह नहीं सकता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं दूसरे दृष्टिकोण से। यह हंसने वाला समझता नहीं है, लगता है। जो लोग हंस देते हैं उसका मतलब समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। आइए, हंसा जाता हल्का फुल्का बात पर, मजाकियल बात पर, ठीक है। हम तो भारी भरकम व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं।
आइए दोस्तों, दूसरा अंतर है लाभ कमाने का उद्देश्य। लाभ कमाने का उद्देश्य। दूसरा अंतर केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के बीच है लाभ कमाने के उद्देश्य को लेकर। एक केंद्रीय बैंक अपने सारे कार्यों को जनता के हित के लिए करते हैं। केंद्रीय बैंक अपने सारे कार्यों को जो अंजाम देते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य जनता को हित पहुंचाना, जनता के लिए करना। अर्थात आरबीआई अपना कार्य, कोई भी कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करती है। आरबीआई या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है, वे अपने कार्यों को जो अंजाम देती है उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वे जनता का हित। एक व्यापारिक बैंक का कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य पर निर्भर है। व्यापारिक बैंक अपने सारे कार्यों को लाभ कमाने के उद्देश्य से करती है, लेकिन एक जो केंद्रीय बैंक होते हैं दोस्तों, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। केंद्रीय बैंक अपने सारे कार्य केवल जनता के हितों के लिए करता है। वे सरकार के बैंक के रूप में कार्य करे या व्यापारिक बैंकों के नियंत्रण का कार्य करे या वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के आपूर्ति के नियंत्रण का कार्य करे, जितने भी कार्य एक केंद्रीय बैंक कर रहा है उसके पीछे का सिर्फ एक मोटिव है, जनता को हित पहुंचाना। क्लियर है? उसका तीसरा अंतर है बैंकिंग प्रक्रिया का नियंत्रण। तीसरा अंतर किसको लेकर है? बैंकिंग प्रक्रिया का नियंत्रण को लेकर है कि केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रक्रिया को नियंत्रण करते हैं जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। बात समझ रहे ना? व्यापारिक बैंक जो है वह केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं या केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण रखता है। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल सब क्लास छूट गया है। शुरू क्लास कर रहे हैं? कितना क्लास छूटा है? बस एक क्लास में तो सब सरपट हो जाता है। कारण निजी बैंक पर नियंत्रण। व्यापारिक बैंक को कितने भागों में बांटे थे? देसी विदेशी। देसी कितना में बांटा था? निजी और अरे जब कह दिए व्यापारिक बैंक तो वो निजी भी हो सकता है, वो सरकारी भी हो सकता है, वो देसी भी हो सकता है, वो विदेशी भी हो सकता है, सब व्यापारिक बैंक है। तो व्यापारिक बैंक का मतलब निजी सार्वजनिक से नहीं है। व्यापारिक बैंक का मतलब कि वे सभी बैंक जो जनता के साथ प्रत्यक्ष कारोबार कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी व्यापारिक बैंक है। सहकारी बैंक को भी हम व्यापारिक बैंक कह सकते क्योंकि वे भी जनता के साथ ही कारोबार कर रहा है। और चौथा अंतर है स्वामित्व को लेकर। किसको लेकर? केंद्रीय बैंक का स्वामित्व सरकार के पास होता है। सभी देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जितने भी देश के केंद्रीय बैंक होते हैं दोस्तों, वे केवल और केवल सरकारी होते हैं। केंद्रीय बैंक प्राइवेट नहीं हो सकता है। लेकिन आप व्यापारिक बैंक देख चुके हैं, वे सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। वे सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। तो क्लियर हो गया? एक व्यापारिक बैंक और एक केंद्रीय बैंक के बीच मुख्य क्या अंतर है, आप समझ गए कि नहीं? एक बार पुनः समझ लीजिए। केंद्रीय बैंक जनता के साथ सीधा व्यवहार नहीं करती है जबकि व्यापारिक बैंक जनता के साथ सीधा व्यवहार करती है।
केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता के हितों को रक्षा करना होता है। यानी केंद्रीय बैंक जनता के हित के लिए हित के लिए कार्य करती है। केंद्रीय बैंक के किसी भी कार्य के पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य शामिल नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का यही कार्य ही है कि लाभ कैसे कमाना है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। उसके बाद दोस्तों नियंत्रण को, बैंकिंग प्रक्रिया के नियंत्रण को लेकर अंतर है। केंद्रीय बैंक स्वयं नियंत्रण करता है, बाकी सारे बैंक के केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई के नियंत्रण में है। चौथा अंतर इनके बीच स्वामित्व को लेकर होता है। केंद्रीय बैंक का स्वामित्व हमेशा सरकार के पास रहता है, यानी कि सरकारी ही हो सकता है केंद्रीय बैंक, प्राइवेट नहीं हो सकता है। जबकि व्यापारिक बैंक सरकारी भी हो सकता है। और क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, अंतर समझ गए। आइए अब हम केंद्रीय बैंक के कार्य को देखें। क्या कार्य हैं दोस्तों? व्यापारिक बैंक का तो कार्य हम 3 भागों में पढ़कर देख लिए। नेफ्ट, आरटीजीएस, ईएफटी, एटीएम, इन सब की सुविधा हमें केंद्रीय बैंक से